देखिए, बड़ौदा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप स्वयं समझ रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव का जो नतीजा है, उस नतीजे को लेकर, उस नतीजे के क्या मायने हैं प्रदेश की राजनीति में, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं। तो इससे पहले कि इसके हम आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम अपना स्टैंड आपके बीच में रखें, पहले तो आपके समक्ष हम उन विषयों को रखना चाहते हैं जिन पे हमने चुनाव लड़ा था, ताकि ये आप समझ पाए कि जो जनादेश लोगों ने जो दिया है, इसमें कौन से मुद्दों को लोगों ने पे मोहर लगाई है और कौन से मुद्दों को लोगों ने नकारा है। 6-7 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके हमने चुनाव लड़ा। पहला मुद्दा था 10 साल की हुड्डा सरकार का कार्यकाल बनाम 6 साल बीजेपी की सरकार का। आइए अनुराग जी, 6 साल भाजपा की सरकार का कार्यकाल, जो खट्टर सरकार 6 साल से है, जिसमें बीजेपी सरकार पार्ट 1 और बीजेपी और जेजेपी सरकार पार्ट 2, अब तो 6-6.25 साल हो गए इसको। और लोगों के बीच में हमने कहा कि तराजू पे लेकर आप तुलना कीजिए, हरियाणा विकास के मामले में हर दृष्टि खुशहाली के मामले में, किसान नौजवान के रोजगार के मामले में कौन सा कार्यकाल बेहतर था। और लोगों ने इस समय ये फैसला सुनाया जो आपके बीच में, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मोटी जो बात है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद 2014 में जब भाजपा को सत्ता में बिठाया गया लोगों द्वारा प्रदेश में, उस समय हरियाणा पे 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 2,30,000 करोड़ का कर्जा पहुंच गया है। कर्जा तो लगभग 4 गुना हो गया, मगर विकास कार्य कहीं पूरे प्रदेश में कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट नया आने की बात तो दूर है, जो पहले से मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स थे वो भी हर इलाके के अंदर वो कैंसिल होते हुए नजर आए। और इस इलाके में भी रेल कोच फैक्ट्री आनी थी बहुत बड़ी, गोहाना में, वो बनारस चली गई। महम में एयरपोर्ट आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीच बीच में आपके माध्यम से मैं उसको उठाता रहा कि वो मंजूरशुदा एयरपोर्ट था, वो नोएडा में चला गया। आज तक कोई सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी नहीं दिया उस बात पे। इतना ही बड़ी परियोजना थी वो हरियाणा के लिए, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलता अगर महम में एयरपोर्ट आता। 4 जिले टच होते थे उससे, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, मगर नोएडा चला गया, दर्द तक भी नहीं हुआ इस सरकार को। तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई विकास कार्य, कोई लंबा चौड़ा पूरे प्रदेश में, ना इस इलाके में ना पूरे प्रदेश में तो हुआ नहीं। मगर कर्जे में हरियाणा 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा हरियाणा पे कर्जा चढ़ गया। और जो प्रदेश विकास के मामले में 2014 तक देश में सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक था, विकास दर में, जीएसडीपी ग्रोथ रेट में देश में नंबर 1 पे आया, प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के अनुसार। प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर 1 पे आया, प्रति व्यक्ति निवेश में, इन्वेस्टमेंट रेट में देश में नंबर 1 पे आया। जो प्रदेश, वो प्रदेश उस पटरी से, विकास की पटरी से उस प्रदेश की गाड़ी उतार दी सरकार ने इस 6 साल में। और वही प्रदेश आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। आप देखते हैं हर महीने आंकड़े आते हैं, जो इस महीने का आंकड़ा है वो 27.7% है, ये 40% तक भी पहुंच गई थी बेरोजगारी। मगर एक चीज उस आंकड़ों में, बाकी प्रदेश ऊपर नीचे होते हैं, मगर एक चीज स्थायी तौर से तय हो चुकी है कि हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध दर में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध दर में नंबर 1। आपने फरीदाबाद में देखा, बाकी जगह देखा, किस तरीके से दंदनाते हुए अपराधी गोलियां चलाते हुए घूम रहे हैं, जंगल राज उन पे बेखौफ, कोई कानून व्यवस्था, कोई कानून प्रशासन का उन पे कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। कहीं बहन बेटियों को अपहरण करने के प्रयास हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं। ये जंगल राज हरियाणा में कायम हो चुका है। तो अपराध, और ये केवल जंगल राज कहने की बात नहीं है, अपराध दर में गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध दर में हरियाणा नंबर 1, और भ्रष्टाचार में भी हरियाणा नंबर 1।
यहां तक कि एक मुद्दा यह भी था कि भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को लूटने में सरकार ने कोरोना काल भी नहीं के दौरान भी लोगों को नहीं छोड़ा। कोरोना काल में भी कहीं शराब घोटाला सामने आया, कहीं धान घोटाले को पे पर्दा डालते हुई सरकार दिखाई दी, तो कहीं रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से लोगों को किस तरीके से लूटा जाए वो सारी प्रक्रिया सामने आई। तो कोरोना काल में भी मतलब प्रदेश का नाम खराब करने का काम इस सरकार ने किया। देश में खबर उठाते थे तो बाकी प्रदेशों से खबर आती थी कोरोना के लिए ये राहत दी गई, इस वर्ग को राहत दी गई, उस वर्ग को राहत दी गई, और हरियाणा की खबर आती थी कि हरियाणा में शराब घोटाला चल रहा है, हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला चल रहा है। तो हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा पटरी से उतार दिया, जो देश में सबसे विकास में आगे था, जो देश में विनाश में आगे पहुंचा दिया। ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था। 10 साल हुड्डा सरकार बनाम 6 साल खट्टर सरकार। और हुड्डा साहब ने शुरुआत में ही एक बात कही थी, अगर जब मुख्यमंत्री जी कहते थे, सरकार कहती थी कि हमने बहुत काम किया, तो कहते थे कि आप चुनाव में स्वयं आ जाए, मैं भी आ जाता हूं, आप भी आ जाएं, लोग फैसला कर देंगे। और मुख्यमंत्री जी कहते थे कि उनको आने की जरूरत नहीं, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हुड्डा साहब को हरा देगा। बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब भाई इंदुराज नरवाल जी को वहां से टिकट मिली, कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने, जिनका नाम ही कोई नहीं जानता, डमी कैंडिडेट हैं। मुझे आशा है विधानसभा में साथ बैठेंगे, कल शपथ हो गई इनकी, अब थोड़ा बहुत नाम भालू जी का मुख्यमंत्री जी भी पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। जनता ने उस बात को नकारने का काम किया है। दूसरा मुद्दा हमारा था किसानों का। किसान को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, किसान को 6 साल तक ना भाव मिला, ना सम्मान मिला, ना खरीद की प्रक्रिया। हर फसल का सीजन किसान के लिए नए नए तकलीफ और कष्ट लेके आया। 6 साल तक ना एक्सपोर्ट खुला, जो धान पहले एक्सपोर्ट में बाहर जाती थी 4 और 5 हजार क्विंटल तक, वो 1.5-2 हजार तक इन 6 साल के अंदर किसान को देनी पड़ी। चाहे वो गन्ने के भाव की बात हो, चाहे धान की बात हो। गन्ने में हमारे समय 193 रुपए हमने बढ़ाया गन्ने का भाव, 117 रुपए से बढ़ाकर 310 रुपए क्विंटल करने का काम किया। देश में सर्वाधिक बढ़ोतरी और देश में सर्वाधिक भाव, ये 10 साल का रिकॉर्ड था गन्ने का। और बिना डिले के पेमेंट, कभी पेमेंट को लेकर कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा। और इनकी सरकार में बमुश्किल उसको बढ़ाकर 340 और अभी 10 रुपए जो बढ़ाया गया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं डीजल का रेट कितना बढ़ गया। जो डीजल 45-50 पे होता था, आज कहाँ है। जो कट्टे, जो अपना खाद का कट्टा है, उसका भाव लगभग दुगना हो गया। यूरिया का, डीएपी का, जीएसटी के दायरे में उस हमारी सरकार में वैट 0% थी। 0% वैट, हरियाणा अकेला प्रदेश था। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे 0% वैट था। आज इन्होंने जीएसटी के दायरे में ले लिया है, तो कितना भाव बढ़ गया, कितना खर्चा बढ़ गया किसान का। मगर भाव 10 रुपए जो अभी इस साल इस सीजन भी बढ़ाएगा, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो किसान का जो मुद्दा था उसमें भाव की बात थी, चाहे धान का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे पॉपुलर का हो, चाहे बाकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो, वो तो नाकाफी थी। मगर अब तो सरकारी खरीद पे भी ग्रहण लगाने के लिए 3 काले कानून सरकार लेके आई, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हरियाणा पंजाब के किसान को पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों ने इन 3 काले कानूनों को भी रिजेक्ट करने का काम इस चुनाव में किया। तो दूसरा हमारा मुद्दा ये किसान के जो 3 कानून, इसको भी लेके हमने कहा कि अगर ये कानून गलत है तो आप हमारा साथ दो, अगर ये कानून सही है तो आप चाहे भले प्रदेश सरकार का साथ दो। और हमारे स्पष्ट उस कानूनों को लेकर हमारे स्पष्ट स्टैंड है, हम निजी खरीद के खिलाफ नहीं है।